नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है पर्यावरण बातें में। आज पर्यावरण बातें का पहला एपिसोड है और इस पॉडकास्ट में हम सिर्फ ज्ञान नहीं, मस्ती और एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते हैं। तो आज जिन इंसान के साथ हम पॉडकास्ट करने वाले हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने जंगल में काम करा है, जिन्होंने जंगल में फील्ड में जाकर काम करा है और उनके अलग एक्सपीरियंसेस हैं उससे रिलेटेड। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर योगेश दुबे जी, जिनको मैं प्यार से कहता हूँ जंगलों के दोस्त। योगेश सर ने वाइल्ड लाइफ साइंसेज की पढ़ाई करी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से और फिर पीएचडी करी एफआरआई देहरादून से, और उसके बाद उन्होंने अपना फील्ड वर्क जो कि जंगलों में है वो शुरू करा, और उसी फील्ड वर्क और उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में आज हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। नमस्कार सर, कैसे हो आप? नमस्कार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें टाइम दिया है इस पर्यावरण बातें नामक पॉडकास्ट के लिए। सबको पता है कि आप जंगलों के दोस्त हैं, जैसा मैंने बता दिया। तो मेरा सबसे पहला सवाल यही है सर कि आपकी ये फॉरेस्ट रिलेटेड जर्नी कैसे शुरू हुई? आपका ये जुनून कैसे जागा? कोई बचपन में आपका कुछ इंटरेस्ट था इसको लेकर या फिर बाद में इंटरेस्ट डेवलप हुआ? तो बचपन से तो कोई बहुत ऐसा विशेष इंटरेस्ट नहीं था मुझे वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को लेके, और ये काफ़ी लेट, यूँ मान लें कि ग्रेजुएशन करने के बाद। और मेरा जो इंटरेस्ट रहा वाइल्ड लाइफ में, मैं उसको एक्सीडेंटल इंटरेस्ट कहता हूँ। कि जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म की, जो जूलॉजी ऑनर्स में थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, तो मैं उस समय पोस्ट ग्रेजुएशन के एरियाज ढूंढ रहा था कि मैं कहाँ कहाँ पे पीजी कर सकता हूँ। मेरा अपना बेसिक इंटरेस्ट थिएटर में था, तो मैं थिएटर में ही अपना एक करियर परस्यू करना चाहता था। तो मैं ऐसे कोर्सेज ढूंढ रहा था कि जिनमें मैं एडमिशन ले लूँ और अलीगढ़ में रह सकूँ और अपना ड्रामा थिएटर्स को परस्यू कर सकूँ। उसी प्रोसेस में मुझे पता चला कि एक एमएससी वाइल्ड लाइफ साइंस करके भी एक कोर्स है, और सिर्फ अलीगढ़ में ऑफर होता था वो कोर्स उस समय, और एक WI देहरादून में ऑफर होता था। तो मैंने इस कोर्स के लिए अप्लाई किया, अपार्ट फ्रॉम अदर कोर्सेज ऑल्सो। मैंने और भी कई प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई किया था, लेकिन वो कहते हैं ना कि किस्मत आपको जहाँ उसको ले जाना होता है उसको वहीं ले जाती है। तो मेरा सिलेक्शन हो गया एमएससी वाइल्ड लाइफ के कोर्स में। और फिर जो ये 2 साल की जर्नी मेरी जो शुरू हुई एमएससी वाइल्ड लाइफ साइंस की, इस जर्नी ने मेरा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन किया, और मुझे फिर ये समझ में आया कि शायद यही वो एरिया है जो मुझे आगे परस्यू करना है। वाइल्ड लाइफ और जंगलों में मैं इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ उन चीज़ों से कि जब मैंने नेचर को बहुत करीब से देखा, तो मुझे लगा कि शायद इससे बढ़िया डिसिप्लिन और कोई हो नहीं सकता है पढ़ने के लिए। तो इस तरह से मेरा जो है जंगल के साथ में जुड़ाव काफ़ी देर से शुरू हुआ, एमएससी जब मैंने प्रारंभ किया अपना तब। लेकिन उसके बाद से जो वो जुड़ाव मेरा जंगल और वन्य प्राणियों के साथ में रहा, तो ना सिर्फ वो मेरा शौक बना, लेकिन मैंने उसको अपना करियर भी जो है इवेंचुअली उसी लाइन को चुना मैंने। तो ये मोटा-मोटी कहानी है मेरी जो है वाइल्ड लाइफ से जुड़ने की और जंगलों से जुड़ने की। ओके। तो सर मतलब ऑन अ फनी साइड, क्या ये कभी आपके पेरेंट्स ने बोला नहीं ये कहाँ जंगलों वंगलों में काम करोगे, क्या मतलब है इसका? बिल्कुल, क्योंकि देखो जिस दौर से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, उस समय में बच्चों के लिए करियर के सिर्फ एक ही 2 पाथ हुआ करते थे। या तो आप मेडिसिन साइंस में चले जाएँगे, या फिर आप इंजीनियरिंग में चले जाएँगे। इंजीनियरिंग और मेडिसिन के अलावा तीसरी कोई भी ब्रांच ऑफ डिसिप्लिन करियर के लिए हुआ नहीं करती थी जो है। तो जब मैंने ग्रेजुएशन करना चालू किया, तो तब भी उनको ऐसा लगता था कि चलो ये ज़ूलॉजी है, कर रहा है, कुछ ना कुछ कर ही लेगा जो है, कहीं कुछ नहीं होगा तो कम से कम कहीं टीचर ही बन जाएगा जो है इस डिसिप्लिन का। लेकिन जब मैंने वाइल्ड लाइफ जॉइन किया, तो उस समय ज़रूर उनको बहुत चिंता हुई उनको। उन्होंने अपने आस-पास के लोगों से पूछा, तो उस समय वाइल्ड लाइफ के बारे में तो कोई जानता ही नहीं था कि ऐसा कोई डिसिप्लिन भी है। तो वो मुझसे बार-बार यही पूछते रहते थे, तुम अपनी लाइफ में बनोगे क्या? कि मेडिसिन पढ़ने वाला लड़का डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियरिंग पढ़ने वाला इंजीनियर बन जाता है, ग्रेजुएशन करके जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा देता है वो आईएएस बन जाता है या आईपीएस बन जाता है। तो ये एमएससी वाइल्ड लाइफ करके तुम क्या बनोगे अपने लाइफ में? और उस समय मेरे पास में भी कोई जवाब इसका था नहीं कि मैं एमएससी वाइल्ड लाइफ करने के बाद मैं अपने लाइफ में क्या बनूंगा। लेकिन ये था कि मुझे वो चीज़ उस समय अच्छी लगने लगी, और ये मैंने तय किया कि अब जो भी आगे होना है,
वो इसी पढ़ाई के दम पे आगे होगा। और जो भी मुझे आगे करना है, अब मेरा रास्ता साफ है, अब इस रास्ते में करियर बनता है नहीं का बनता है ये एक सेकेंडरी चीज है, लेकिन अब मैं इसी पाथ को जो है ट्रेड करूंगा। एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसी क्रेजी स्टोरी सुनने को मिलेगी हम लोगों को। बट मेरा फिर अगेन क्वेश्चन ये है कि आपने इतना सारा एक्सपीरियंस करा है, इतना सब कुछ देखा है, और हम लोगों ने भी थोड़ी रिसर्च करी आपके बारे में। हम लोगों को पता चला कि आपने एलिफेंट्स और माइनिंग रिलेटेड कुछ रिसर्च की हुई है और उस फील्ड में काम करा हुआ है। तो एक तरफ हाथी एक तरफ लोहा, क्या रिलेशन है? और क्या मतलब वो बेसिकली रिसर्च किस चीज के ऊपर थी, और क्या हम इंसाइट्स ले सकते हैं उससे? तो वो मेरे लाइफ का जो है फर्स्ट रिसर्च प्रोजेक्ट था। एमएससी खत्म करने के बाद में मैं अलीगढ़ से WI आया, और वो मेरा एक पहला रिसर्च करियर की शुरुआत जो है वो वहीं से हुई। तो अभी हम जिसको झारखंड कहते हैं, उस समय बिहार का हिस्सा था। तो वहाँ पे साल के जंगल हैं, और वहाँ पे काफ़ी आयरन ओर माइनिंग होती है। अभी भी होती है वहाँ पे आयरन ओर माइनिंग सारंडा के जंगलों में। और साल के वही जंगल जो है वो हाथियों का भी आवास है। तो एक अच्छी पॉपुलेशन जो है उस पार्ट ऑफ द कंट्री की, वो उन फॉरेस्ट एरियाज में सरवाइव करती है। और एक वो बड़ा लंबा चौड़ा कनेक्टेड फॉरेस्ट पैच है, तो वहाँ झारखंड से उड़ीसा, वेस्ट बंगाल तक की कनेक्टिविटी रहती है उसमें जो है। तो हाथियों की एक आबादी वहाँ पे थी। तो मेरे रिसर्च का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो माइनिंग का जो पूरा एक्टिविटी हो रही है उन जंगलों में, वो इन हाथियों को कैसे प्रभावित कर रही है, हाथियों का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसे इम्पैक्ट हो रहा है। तो जहाँ माइनिंग चालू होती है तो वहाँ पे हाथियों की आबादी है वो बढ़ती है, घटती है, या वो वहाँ से हटना चालू हो जाते हैं। अगर हटते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, और जहाँ जाते हैं वहाँ पे फिर हाथियों को जो है उनका जो पर्यावास है और उनकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं, पानी है, खाना है, वो पर्याप्त मात्रा में मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। और दूसरा, ये माइनिंग के चलते क्या हाथियों का मानव के साथ में जो द्वंद की जो परिस्थिति बनती है, जिसको हम ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, वो तो कहीं उत्पन्न नहीं हो रही है। और माइनिंग से जुड़ा हुआ जो प्रदूषण है, तो जैसे माइनिंग का डिस्चार्ज होता है वो पानी में आता है। तो लोहा चूंकि एक मेटल है, तो मेटेलिफेरस माइंस का जो भी डिस्चार्ज होता है वो जनरली थोड़ा एसिडिक इन नेचर होता है। तो ऐसा एसिडिक डिस्चार्ज या तो टेलिंग से निकल के आए या लीचिंग के जरिए आए, तो वो जंगल में अलग अलग नालाओं में जाता है, नदियों में जाता है। तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है कि तो हाथी उससे कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ये मेरे उस रिसर्च का लार्जली ऑब्जेक्टिव था। तो वहाँ पे मैंने करीब 7-8 महीने रह के इसके ऊपर अध्ययन किया कि जब भी प्रदूषण का स्तर बढ़ता था तो हाथी अक्सर वो जंगल का क्षेत्र छोड़ दिया करते थे। और उसके बाद में फिर पता चलता था कि हाथी या तो कहीं राउरकेला में पहुंचे हुए हैं, या फिर जमशेदपुर, जिसको हम टाटा नगर के नाम से भी जानते हैं, तो अखबार में आता था कि हाथियों का एक झुंड टाटा साइंस कॉलेज के सामने देखा गया। तो इस तरह का इम्पैक्ट जो पड़ता है वाइल्ड लाइफ के ऊपर, वो मैंने इस रिसर्च एक्टिविटी के थ्रू जो है इसको स्टडी किया था मैंने। ओके सर, ये जो फॉरेस्ट्री वाली फील्ड है, फॉरेस्ट्री अलाइड सेक्टर्स, ये जो फील्ड है, इसमें सर बहुत फील्ड रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं और बहुत घूमने को मिलता है लोगों को ऐसी ऐसी जगहों पे, ऐसी प्रिस्टीन फॉरेस्ट एरियाज पे जहाँ पे हर कोई नहीं जाना अलाउड होता कभी कभी, और सिर्फ कुछ रिसर्चर्स और आप जैसे लोग अलाउड होते हैं। तो मैं अब इसको ट्रैवल की तरफ मोड़ना चाह रहा हूँ कि आपने बहुत जगह ट्रैवल करा है, तो आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप हम लोगों को बताना चाहेंगे कि मतलब आप पहले तो कितनी जगह ट्रैवल करे हैं, उसके बाद आप आपने ऑफ कोर्स बहुत सारे टाइप के लोगों से मिला होगा, क्यों ट्रैवलिंग जरूरी है, और आपने क्या क्या सीखा है ट्रैवलिंग से, अगर उस पर आप थोड़ी लाइट मार पाए। ट्रैवलिंग जो है इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हैं तभी आप एक नई दुनिया देखते हैं। और जब नई दुनिया देखते हैं तो आपके अंदर कुछ नया लर्न करने का जो एक एक जो डिज़ायर होती है वो पैदा होती है। तो जो ट्रैवल नहीं करता, उसकी अपना एक सोचने का तरीका बहुत ही सीमित और बहुत ही लिमिटेड हो जाता है। उसके पास में ज्ञान बहुत हो सकता है किताबों से पढ़ के, लेकिन जो नॉलेज हमको ट्रैवल से आती है, जिसे कहते हैं ना कि लर्निंग बाय वे ऑफ सीइंग, जिसको आपकी आंखें एक बार देख लेती हैं ना, उसको आपका दिमाग हमेशा याद रखता है। इसलिए आप हमेशा देखेंगे कि जितनी भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है,
उसको आप हमेशा याद रखेंगे। लेकिन जो आपको क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि उसके साथ में एक्सपीरियंस नहीं जुड़ा हुआ है, वो आप देख नहीं रहे हैं, वो कोई आपको बता रहा है। मैं क्लास में आपको कुछ समझा रहा हूँ, आप समझ रहे हैं और आप बहुत जोर लगा रहे हैं कि आप इस चीज को याद रखें। कुछ बच्चे हैं जिनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है, वो याद रख लेते हैं, कुछ नहीं है वो नहीं याद रख पाते हैं। तो ऐसे में ट्रैवल एक इतना अच्छा जरिया है कि जो जो चीज आपकी आंख एक बार देख लेती है उसको माइंड आपके रजिस्टर कर लेता है। उसको आप 30 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद जब भी आप उसको बोलेंगे कि इसको आप रेप्लिकेट करके बताइए या याद करके बताइए, तो वो जो लेसन उसने लर्न किया वहां से, वो लेसन हमेशा आपको याद रहेगा। जो कि आपको एक टिपिकल क्लासरूम बेस्ड सेटिंग में या जो हमारे कन्वेंशनल लर्निंग मेथड्स हैं, उन मेथड से आपको कभी भी वो चीज समझ में नहीं आएगी। दूसरा, एक ट्रैवल का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं, आप अलग अलग तरह की भाषाओं के बीच से गुजरते हैं। तो एक अंदर डिजायर पैदा होती है। अगर मैं तमिलनाडु में ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं तमिलनाडु में ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं कम से कम 4-5 तो तमिल शब्द सीखूं। वो अंदर से एक इच्छा जागृत होती है। अगर मैं भोपाल में ही बैठा रहूं और मैं तमिलनाडु के बारे में गूगल पे या यहाँ वहां से पढ़ता रहूं, तो मैं कभी भी उस चीज को समझ नहीं पाऊंगा। ट्रैवल भोजन कैसा होता है, शायद मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं कर रहा हूं क्योंकि साउथ इंडियन फूड अक्सर करके पूरे ही इंडिया में आपको मिल जाता है। लेकिन आप अगर अरुणाचल में ट्रैवल कर रहे हैं या आप मेघालय में ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहां का कुछ ऐसा फूड होगा जो आपने लाइफ में कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया होगा। तो जब आप जाके वहां वो भोजन खाते हैं, उसके पीछे की क्या फिलॉसफी है, लोकल लोगों के लाइफ में उसका क्या महत्व है, अलग अलग कल्चर और अलग अलग सभ्यताएं, ये आपको हमेशा एक बेहतर इंसान बनाती है। मैं तो जब भी कभी ट्रैवल करता हूँ किसी भी क्षेत्र में, तो मैं वहां से कुछ ना कुछ सीख के आता हूँ। मैं आपको एक छोटा सा इंस्टेंस बताऊं, कई बार मैं उसको अपनी क्लासों में भी उसका जिक्र कर देता हूँ कि कुछ साल पहले मैं असम में, एक कार्बी आंगलोंग करके क्षेत्र है, तो वहां पे एक सेंचुरी की एक मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन की कमेटी जिसका मैं हिस्सा था, तो हम उसका इवैल्यूएशन करने के लिए गए हुए थे। तो जब हम कार्बी आंगलोंग सेंचुरी में जा रहे थे तो वहाँ छोटे छोटे सेटलमेंट्स भी रहते हैं सेंचुरी के अंदर। तो एक सेटलमेंट से गुजर रहे थे तो वहां पे एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ था और उसने, जो हमारे साथ में फॉरेस्ट के स्टाफ चल रहे थे, उनसे पूछा कि कौन है। तो उन्होंने बताया कि ये एक टीम आई हुई है कुछ दिल्ली से कुछ काम करने के लिए यहाँ पे। तो उसने अकस्मात ही पूछ लिया कि इनसे पूछे कि लौटने में खाना खाएंगे यहाँ पे। तो उन्होंने हमसे पूछा कि पूछ रहा है कि आप क्या खाना खाएंगे, लंच करेंगे इनके साथ में। तो हमने कहा बिल्कुल करेंगे लंच इनके साथ में। फिर हम अपने आगे निकल गए बाकी के एक्टिविटी पे, और करीब हम 2-2.5 घंटे बाद जब वापस आए वहां पे, तो वहां का दृश्य देख के तो मैं बिल्कुल एकदम हतप्रभ रह गया। छोटा सा गांव था, लेकिन गांव के सारे लोग, 15-20 लोग एक नाले के किनारे सब एकत्रित थे और वहां पे उन्होंने पूरे खाने की व्यवस्था करके रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था कोई पर्व टाइप का वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बांस के अंदर पूरा खाना पकाया गया था, और जैसा उनका जो ट्रेडिशनल सिस्टम है कुकिंग का, तो चावल, सब्जियां और भी जैसे फिश, इस तरह की जो चीजें हैं वो सब उन्होंने बैम्बू के, उनके अंदर जो बांस के पाइप होते हैं उनको काट के, ताजे काट के लाते हैं ताकि उसमें मॉइस्चर कंटेंट रहे। उसी के अंदर चावल पका था, उसी के अंदर सब्जियां पकी थी, फिर 2-3 तरह के हरे साग थे, कुछ नॉनवेज भी था क्योंकि वो नॉनवेज खाते हैं वहां पे लोग जो है। और फिर उन्होंने जमीन पे बिठा के केले के पत्तों के ऊपर जो है उस खाने को हम लोग को सर्व किया। वहीं हमारे सामने हर बांस के उसको आग से निकाला, फाड़ा, राइस निकला, कद्दू की सब्जी निकली। और मजे की बात यह थी कि सारा का सारा भोजन आसपास के क्षेत्र से इकट्ठा किया हुआ था। कोई ऐसी चीज नहीं थी जो बाजार से आई हो, और बड़े प्रेम से उन्होंने हमको भोजन कराया। उसका मतलब चाय भी पिलाई हमको, वो भी बांस के उसमें बनी हुई चाय थी। तो उस पूरे प्रोसेस में मैं यही देख रहा था कि आज हमारे शहरों में हमारा जीवन इतना संकुचित हो गया है कि हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हमको चिंता हो जाती है कि अभी खाना खा के भी जाएगा। और वहीं देखो वो छोटे से गांव के लोग, ना वहाँ बिजली है, ना वहाँ मोबाइल का नेटवर्क आता था वहां पे, और उनकी आतुरता देखो, जिसे हम हॉस्पिटैलिटी सही मायनों में कहते हैं, जो हमारे देश में कहते हैं ना, अतिथि देवो भव। तो अतिथि देवो भव जो है वो सही रूप से जो है साकार होते हुए मैंने वहां देखा कि लोगों के मन में बाहर वालों के लिए भी कितना श्रद्धा और प्यार है, कि उसको लगा कि ये जंगल में घूम रहे हैं तो खाना कहाँ खाएंगे। तो ऐसे आप जहां जहां भी जाएंगे, आप जो है, आपको हमेशा लोग, एक जो प्रेम भाव होता है जो आजकल हमारे अर्बन एरिया से तो ऑलमोस्ट गायब हो गया है, लेकिन जब आप ट्रैवल करेंगे
तब आपको पता चलेगा कि लोग कितने अच्छे हैं जो अलग अलग प्रांतों में रहते हैं, उनकी एक अपनी कल्चर है, उनकी एक अपनी सभ्यता है, और उससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ट्रैवल जिससे हमको कुछ सीखने को ना मिले, ऐसा ट्रैवल बेकार है। एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मतलब एक्सपीरियंस ऐसा नहीं कि आपने जाके कोई नदी देख ली और आपने जाके कोई अच्छा दृश्य देख लिया, उसका आपने अपने कैमरे में फोटो खींच लिया, या आपने एक रील बना ली, या आपने एक अपना छोटा वीडियो बना लिया, उससे एक्सपीरियंस नहीं आता है। एक्सपीरियंस के लिए बहुत जरूरी है कि एक तो ट्रैवल स्लो होना चाहिए, ट्रैवल कभी भी फास्ट नहीं होना चाहिए कि आपने सोचा मैंने इतना पैसा खर्च किया है तो मैं इतना तो घूम के आ ही जाऊं, उसको अगली बार के लिए छोड़ दीजिए। जरूरी नहीं है, मतलब जाइए ना, 10 साल लगातार जाइए अरुणाचल प्रदेश, 10 साल लगातार जाइए केरल, 10 साल लगातार जाइए तमिलनाडु, कभी नीलगिरी का क्षेत्र देखिए, कभी कहीं और का क्षेत्र देखिए। ऐसा मत करिए कि मैं 10 दिन में सब टच करके आ जाऊं और फिर मैं बोल दूं कि मैंने पूरा तमिलनाडु घूम लिया है, मैंने पूरा मेघालय घूम लिया है, या मैंने पूरा राजस्थान घूम लिया है। तो ट्रैवल को स्लो करना चाहिए। आप जितना ट्रैवल स्लो होगा उतनी आपकी लर्निंग और एक्सपीरियंस अच्छा होगा। दूसरा है कि थोड़ा लोकल लोगों की तरह रहना सीखिए। तो जब भी आप जिस क्षेत्र में जाते हैं तो वहां के लोकल कल्चर को, आप अपना क्षेत्र छोड़ के गए हैं तो कुछ सीखने के लिए गए हैं, तो वहां का लोकल क्विजीन है, मैंने अक्सर करके देखा है कि लोग जाके वहां पे फिर अपने क्षेत्र का भोजन देखना चालू कर देते हैं कि नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट कहाँ है, छोले भटूरे कहाँ मिलेंगे खाने के लिए, तंदूरी रोटी कहाँ मिलेगी खाने के लिए। तो घर से बाहर निकले क्यों थे? अगर घर से बाहर निकले हो तो उसको एक्सपीरियंस क्रिएट करना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो ट्रैवल के साथ में सब लोगों को समझने की जरूरत है कि जब भी हम जाएं और लोकल इकोनॉमी में जरूर कंट्रीब्यूट करें। ऐसी जगह से सामान ना खरीदें जहां पे पता चले कोई बाहर का व्यक्ति आके वहां व्यवसाय कर रहा है। तो आप लोकल इकोनॉमी में जरूर कंट्रीब्यूट करें, लोकल लोगों के साथ में मिलें, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, गाइड्स हैं, उनके साथ में मिलें, उनके साथ में बातें करें, वहां के जो एनेक्डोट्स हैं, स्टोरीज हैं, उसके बारे में पता करें। तो जब आप ट्रिप से वापस आएंगे और जब आप इन सब पूरे इस चीज को कंसोलिडेट करेंगे, तभी आपको सही मायनों में इस चीज का एहसास होगा कि आप कोई एक्सपीरियंस लेके वापस आए हैं। नहीं तो आप एक मतलब गए और आपने कुछ देखा और आप जो है वो आप वापस आ गए। तो एक वो जो जिसे कहते हैं ना उत्सुकता आपके अंदर होनी चाहिए, उसको कहते हैं ना बी क्यूरियस, डोंट जस्ट बी अ टूरिस्ट। तो क्यूरियोसिटी तभी होगी जब आप चीजों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वो एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ में हमेशा जीवन भर रहेगा, और उससे जो भी आपने लर्निंग ली है वो लर्निंग कहीं ना कहीं आपके चरित्र में, आपके जो ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उसमें वो कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए मैं सबको कहता हूं, और मैं खुद भी बहुत ट्रैवल करता हूं, कि ट्रैवल जो है वो आपको हमेशा एक अच्छा इंसान बनाता है। क्योंकि आप बहुत तरह के लोगों से मिलेंगे, बहुत तरह की जगहों पे जाएंगे, और जब आप लोगों से मिलेंगे तो आप अपने आप, जिसे हम कहते हैं कि जब हम किसी से वार्तालाप करते हैं या संवाद करते हैं तो संवाद से जो है वो एक संबंध बनना चालू होता है। तो चाहे भले वो अनजान लोग होते हैं, लेकिन आपने अगर थोड़ा थोड़ा भी संवाद किया उनके साथ में, तो आपके मन में एक तो उनके प्रति जो है वो रिस्पेक्ट जो है, आदर का भाव आता है। आपके अंदर दूसरों को समझने की, नहीं तो हम क्या अपने अपने क्षेत्रों में रहते हैं, अपनी अपनी जो हमारी मान्यताएं होती हैं हम उसमें इतने बंधे हुए रहते हैं कि हम बिल्कुल भी दूसरों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब आप ट्रैवल करना चालू करते हैं, आप नाना प्रकार के लोगों से मिलते हैं, तो आप दूसरों का रिस्पेक्ट करना चालू करते हैं, दूसरी भाषाओं का रिस्पेक्ट करना चालू करते हैं। ऐसे में आपकी जो लर्निंग एबिलिटी है वो बढ़ जाती है। लर्निंग इज ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस। मैं अगर आपको कुछ पढ़ा रहा हूं और आप उसको मानसिक तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो वो आपके दिमाग में कभी भी जज्ब नहीं होगा। तो इस तरह से ट्रैवल का जो है, मतलब उसको हम एजुकेशन से भी जोड़ के देखें तो ट्रैवल का एक बहुत बड़ा रोल है, एंड आई थिंक एवरीबॉडी शुड ट्रैवल। ओके सर, ये लग्जरियस ट्रैवल को लेकर आपकी क्या राय है? मतलब आजकल लोग, जैसा कि आपने बताया कि कोई बहुत अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहां पर भी लोग जाके रिजॉर्ट में रह रहे हैं, और रिजॉर्ट में रह के दे आर डूइंग, मतलब उनको बेसिकली, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक पन्ना, वो पन्ना गए और वहां पर उनको अब सफारी वगैरह जाना चाहिए या कुछ भी घूमना चाहिए, वहां का लोकल कुजीन ट्राई करना चाहिए, ट्राइबल पीपल से बात करनी चाहिए, ये सब चीजें उनको ट्राई करनी चाहिए। बट लोग रिजॉर्ट में जाके रहने लग जा रहे हैं, स्विमिंग पूल में कूद जा रहे हैं, वहां पर ये सब चीजें कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब ये लोगों की प्रेफरेंस है कि लोगों को वो अच्छा लग रहा है और ये भी अच्छा लग रहा है, तो आपका इसके पे क्या टेक रहेगा? अगर आप ट्रेवल करने जाते हो तो आप कैसी जगह पर रुकना पसंद करोगे?
मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ, मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूँ, मैं इसको फिर एक्सपीरियंस से ही जोड़ूंगा हाँ बिल्कुल। कि एक बार आप किसी लग्जूरियस रिजॉर्ट में रह के आ जाते हैं, आपको 2 साल 3 साल बाद अगर कोई उसकी बात करेगा, आपको उसमें कोई एक्सपीरियंस निकल के नहीं आएगा। एक्सपीरियंस तभी आएगा ट्रैवल से जुड़ा हुआ जब आप लोकल कल्चर, लोकल सभ्यता के साथ में वहां पे जुड़ के कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो ट्रैवल क्या है, 2-3 तरह का होता है। मतलब एक लग्जूरियस ट्रैवल है। लग्जूरियस ट्रैवल मुझे लगता है वहां करना चाहिए जहां पे जो सेटिंग है वो बहुत ही आर्टिफिशियल हो। वहां जाके आप लग्जूरियस ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन जब हम नेचर बेस्ड ट्रैवल की बात करते हैं कि आप नेचर से जुड़े हुए क्षेत्रों में जाते हैं, तो वहां पे जो इस तरह का जो लग्जूरियस ट्रैवल है, वो आपको कंफर्ट तो देता है 2 दिन के लिए, लेकिन वो आपके लिए एक्सपीरियंस क्रिएट नहीं करता है। तो अगर आपको एक्सपीरियंस क्रिएट करना है तो आपको थोड़ा अर्दी फॉर्म ऑफ ट्रैवल जो है उसी को करना पड़ेगा। आप जाके किसी होम स्टे में आप रुकिए जाके। जब आप होम स्टे में रुकेंगे तो आपको बहुत तरह की चीजें आपको समझ में आएंगी। मैं आप छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं कई साल पहले नेपाल गया था, तो नेपाल में एक अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया है। तो वहां पे मैं घाले गांव करके एक गांव था, वहां पे मैंने जाके एक बार होम स्टे किया। तो मैं 3-4 दिन के लिए घाले गांव में रुका। और उनका प्रोसेस ऐसा है कि चूंकि वो इको पर्यटन वहां पे करते हैं, तो आप क्षेत्र बता दीजिए और वो फिर आपको गांव बता देते हैं। और जब आप उस गांव में जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कहीं भी जाके रुक जाएंगे। उनका एक अपना रोस्टर सिस्टम है। तो जो लोग होम स्टेज के लिए उस गांव में रजिस्टर करते हैं कि हम अपने यहाँ पे पर्यटक को रखेंगे अपने घर पे, उनका एक रोस्टर सिस्टम चलता है। तो जिसकी बारी है आपको रखने की, आप उसी के घर में जाके रहेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि मैं इसके घर में नहीं रुक सकता। तो मैं जिसके घर में रुका हुआ था, वो एक यंग सा लड़का था। उसका एक छोटा सा 6 महीने का उसका बच्चा था। और मैं उसके घर में जाके 2 दिन रुका वहां पे। और नियम ये था कि जो वो पकाएंगे वही हम खाएंगे, उनकी रसोई में बैठ के खाना खाएंगे। तो वो जो 2 दिन का एक्सपीरियंस था, मैं उसके साथ उसके खेतों पे भी जाता था, उसकी थोड़ी मदद भी कर देता था, क्योंकि मेरे पास में करने के लिए कुछ था नहीं। तो जाके उनकी हेल्प कर देना वहां पे जाके। और उस बीच में, क्योंकि अब टाइम ही टाइम है, तो क्या करेंगे, तो पूरी उससे वार्तालाप करना कि भाई आप कहाँ से आए थे, क्या शुरू से यहीं रहते हैं। तो उसने पूरा घाले गांव का इतिहास बताया कि भाई हम लोग यहाँ पे जो लोग हैं, ये वॉरियर रेस है, और हम कैसे आके यहाँ पे सेटल हुए, हमारे लोकल देवी देवता। तो 2-3 दिन में इतनी लर्निंग हुई वहां पे। और साथ में ये भी समझ में आया कि वहां पे क्या समस्याएं हैं, लोकल लोगों की क्या समस्याएं हैं। तो जब हम वो सीख के आते हैं तो वो एक एक्सपीरियंस की तरह काउंट करता है, वो हमको जीवन भर याद रहता है। तो ट्रैवल हमेशा से ही जो है, हमको ये चीज बड़ी क्लियरली डिवाइड कर लेनी चाहिए कि हम एक्सपीरियंस के लिए ट्रैवल कर रहे हैं कि हम सिर्फ 2-3 दिन के कंफर्ट के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। तो जो भी कंफर्ट के लिए ट्रैवल कर रहा है, वो जाए रिजॉर्ट्स में रहे जाके और खूब पैसा खर्च करे। लेकिन जो एक्सपीरियंस के लिए ट्रैवल कर रहा है, उसको थोड़ा सा अर्दी फॉर्म ऑफ ट्रैवल जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए। एंड जब आपके पास में 3-4-5 ऐसे एक्सपीरियंस आ जाएंगे, तब खुद आपको इस चीज का एहसास होगा कि इस फॉर्म ऑफ ट्रैवल में और उस फॉर्म ऑफ ट्रैवल में जो है वो कितना फर्क है। अच्छा सर, आप ऐसी कोई कहानी सुनाइए जिसमें आपको लगा हो कि हाँ यार, मेरी मेहनत रंग लाई। आपने मतलब फील्ड पे काम करा और इट टर्न आउट वेरी गुड, और वाइल्ड लाइफ का भी उद्धार हुआ और डेवलपमेंट भी हुआ। ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं। क्योंकि मैं ज़्यादातर मेरा काम जो है वो बायोडाइवर्सिटी इंक्लूसिव इम्पैक्ट असेसमेंट पे रहता है। तो अब यहाँ पे मतलब उन संस्थाओं के नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन जैसे एक माइनिंग का प्रोजेक्ट था, तो जिसका मैं असेसमेंट कर रहा था। और बाद में पता चला कि माइनिंग का कुछ एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें माइनिंग होनी थी। और वहाँ पे देखने में शुरुआती दौर में लग रहा था थोड़ा पथरीला सा इलाका है। लेकिन जब बाद में उसमें काम किया तो पता चला कि यहाँ पे काफ़ी जो भालू हैं, जो हमारा स्लॉथ बेयर होता है, ये उसका हैबिटेट है। और यहाँ पे वो काफ़ी रेस्टिंग वगैरह करते हैं। तो जब ये डिस्कवरी हुई, तो फिर जब हमने माइनिंग कंपनी से बात करी, और उसके बाद में हम उस क्षेत्र को माइनिंग के उससे जो है उसको हम डिलीट करवा पाए। हमने बोला कि क्षेत्र आप ही का है, लेकिन आप इस क्षेत्र में माइनिंग नहीं करेंगे। और माइन प्लान को जो है उसी हिसाब से सूटेबली मॉडिफाई किया गया, कि नहीं तो उस क्षेत्र में उनका कुछ प्लान था। और फाइनली उन्होंने बोला कि हम इस क्षेत्र को, एक कोने का क्षेत्र पड़ रहा था वो माइन ब्लॉक में, और उन्होंने बोला कि हम इस क्षेत्र को छोड़ देंगे
इस क्षेत्र में हम माइनिंग नहीं करेंगे, ताकि जो स्लॉथ बेयर का हैबिटेट है, स्लॉथ का जो पर्यावास आवास है, वो बचा रहे हैं। ऐसे ही हिमाचल में भी एक बार एक स्टडी करी थी, तो वहाँ पे कुछ ऐसे रेयर प्लांट्स मिले थे उस प्रोजेक्ट एरिया में। और जब पता चला तो शुरू में उन्होंने बोला कि नहीं, थोड़ा कठिन है, लेकिन जब बराबर उनके साथ में प्रयास किया तो फिर वो मान गए और उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, हम इस क्षेत्र को जो है डिस्टर्ब नहीं करेंगे और अपने प्रोजेक्ट के प्लान में जो है थोड़ा। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस रहते हैं कि जब कोई ऐसी चीज पता चलती है जिससे कि वाइल्ड लाइफ को के ऊपर प्रभाव पड़ने जा रहा है, या कहीं पे कोई कॉरिडोर का एरिया है, इसको अवॉइड करने की जरूरत है, और प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट जब इस चीज को मान जाता है कि नहीं ठीक है, उसको भी समझ में आता है कि यहाँ पे अगर हमने डेवलपमेंट की एक्टिविटी को कुछ प्रपोज किया तो उससे वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी, और वो मान जाते हैं, तो ऐसे में लगता है कि हमने कुछ अवॉइड करवा दिया जो है। और हर बार छोटा छोटा भी अगर कुछ भी अवॉइड होता चला जाता है तो लगता है कि नहीं चलो, अब इस एरिया में वाइल्ड लाइफ जो है अब सेफ रहेगी जो है, और इसको एक लंबे टर्म में जिसे हम कहते हैं डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो इस तरह के छोटे छोटे इंस्टेंसेस काफ़ी हैं कई सारी स्टडीज में, जिसमें इस तरह की फाइंडिंग्स जब आती हैं तो कुछ ना कुछ हम या तो अवॉइड करवा देते हैं या प्रिवेंट करवा देते हैं। और हर बार जब वो एग्री हो जाता है कि इसको प्रिवेंट कर लेंगे, अवॉइड कर लेंगे, तो मन में एक अच्छी फीलिंग आती है कि चलो ये क्षेत्र हमने थोड़ा सा जो है बचा दिया और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ जो है वो सुरक्षित रहेगी। सर, आपने ताड़ोबा में टाइगर्स के साथ भी काम करा है, तो वो क्या एक्सपीरियंस था और वो किस बारे में था? ताड़ोबा का जो मेरा काम था वो मेरा पीएचडी का भी काम था। तो वो मूलतः सिर्फ टाइगर्स पे काम नहीं था वो, चूंकि वो अच्छा। टाइगर रिजर्व था, तो टाइगर्स हमेशा टाइगर रिजर्व में फोर फ्रंट पर रहते हैं। तो वहाँ पे मैं जो मुख्यतः काम कर रहा था वो मैं देख रहा था कि जो जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग है, और उस समय जीआईएस रिमोट सेंसिंग एक पनपता हुआ क्षेत्र भी था। सर, ऑडियंस के लिए अगर आप बता पाएं जीआईएस और तो रिमोट सेंसिंग। जीआईएस और रिमोट सेंसिंग से हमारा अर्थ है कि जो भी हमारा भौगोलिक डेटा है, जो जैसे वेजिटेशन है, नाले हैं, नदियां हैं, जंगल है अलग अलग तरीके का, तो ये सब हमारे लिए भौगोलिक लेयर्स बन जाती हैं। और एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसमें इन सारे लेयर्स के बारे में जानकारी चली जाती है, कि जैसे हमने अपनी जंगल की सारी सड़कें हैं, तो सारी सड़कें जीआईएस के डोमेन में हमने मैप कर ली। हमारा जंगल है उसको हमने मैप कर लिया, हमारे कहाँ कहाँ पे वाटर होल्स हैं, कहाँ कहाँ पे हमारे नाके हैं, कहाँ कहाँ पे सॉल्ट लेक्स हैं जहाँ पे जंगली जानवर नमक चाटने के लिए आते हैं, या कहाँ कहाँ पे वैलोज हैं जिसको हम लोटन भी बोलते हैं हिंदी में। तो जैसे जंगली सुअर हैं, सांभर हैं, इस तरह के जानवर वहाँ पे लौटने के लिए जाते हैं। तो उनकी वो एक अपनी प्रक्रिया होती है जिससे वो अपने शरीर में लगे हुए जो इंसेक्ट्स होते हैं, इन्फेस्टेशन होते हैं, उसको वो दूर कर लेते हैं, क्योंकि वो गीले कीचड़ में जाके अपने आप को लौटते हैं, फिर अपने आप को सुखाते हैं। तो जब वो मिट्टी सूख जाती है तो कीड़े उसमें ट्रैप हो जाते हैं, फिर वो किसी पेड़ के तने पे जाके अपने बदन को रगड़ते हैं, और उसके रगड़ने से जो है उनकी जो त्वचा के विकार होते हैं, जो उनको हल्की फुल्की बीमारियां होती है, वो उनका अपना एक तरीका है अपना खुद का इलाज करने का, मतलब नेचर ही उनका डॉक्टर है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, और कहाँ कहाँ पे बाघ पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पे चीतल हैं, सांबर हैं, शिकार कहाँ ज्यादा होता है, तो इस तरह की जो जानकारी है, ये तो एक तो हमको मौखिक रूप से पता चलती है। फिर जब हम इसको किसी मानचित्र पे लेके आते हैं और इनकी एक के बाद एक के बाद एक के बाद लेयर बननी चालू हो जाती है कि भाई बाघ की टेरिटरी कहाँ पे है, कहाँ कहाँ घूमता है, और चीतल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो क्या कुछ ऐसा संबंध है कि बाघों की टेरिटरी वहीं बन रही है जहाँ पे चीतल की संख्या ज्यादा है, या सांबर की संख्या ज्यादा है। तो इस तरह की जानकारी हमको जो हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं इनको मैनेज करने में बहुत हेल्प करती है। तो मेरा जो लार्जर रिसर्च वर्क था वो इसी चीज के ऊपर था कि जीआईएस रिमोट सेंसिंग और जो कंप्यूटराइज्ड डेटाबेसेस हैं, कि जब इस जानकारी को हम सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसको कंप्यूटराइज्ड डेटाबेसेस बोलते हैं, कि ये सब इंफॉर्मेशन अगर हम कंप्यूटर पे लेके आ गए तो क्या हमारे लिए प्लानिंग प्रोसेस आगे की, कि हमको अगर पता करना हो कि हमको कहाँ और वाटर होल बनाने हैं, तो ये जानकारी जब हमको बड़े स्तर पे देखनी है तो उसमें जीआईएस और रिमोट सेंसिंग है, इससे हमको काफी मदद मिलती है। तो ये मेरा मूल रूप से वहाँ पे काम था। मेरे पीएचडी का भी कार्य यही था कि हम जो ये स्पेशल डेटाबेसेस बोलते हैं इनका क्या रोल है प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट में। तो उसमें मैंने फिर कई एस्पेक्ट्स पे काम किया। उसमें टाइगर्स भी एक थे जिनकी फूड हैबिट्स के बारे में पता करना, तो टाइगर की जो ड्रॉपिंग होती है उसको मैं कलेक्ट किया करता था।
और उसको फिर धो के सुखा के उसमें से बाल निकाल के उनको फिर माइक्रोस्कोप के नीचे रख के ये तय करना कि बाघ ने इस शिकार में क्या खाया, और जहां जहां उनके पंजे मिलते थे उनको मैप करना, तो जिससे पता चलता था कि बाघ कहाँ कहाँ पे घूम रहे हैं। इसी प्रकार से जो है हिरन की जो प्रजातियां हैं उनकी डेंसिटी कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये सारी जानकारी जो है गांव कहाँ पे है, वो गांव जंगल से क्या क्या उत्पाद लेते हैं, कितनी दूर तक जाते हैं, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की क्या परिस्थिति है वहां पे, जो है जंगल में आग कहाँ कहाँ पे लगती है, किस सीजन में लगती है, ये सारी जानकारी एक कंप्यूटराइज डेटाबेस में लाके उससे फिर हम आगे की प्रिडिक्टिव मॉडलिंग कर पाते हैं कि अगर आग इसी तरह से लगती रही तो अगर अगले साल भी लगी तो जंगल का कितना हिस्सा जल के खाक हो जाएगा। तो ऐसे में हमको कहाँ कहाँ पे वॉच टावर लगाने की जरूरत है, कहाँ कहाँ पे हम अपनी फोर्स को तैनात करें ताकि अगर आग लगे तो कम से कम समय में वहां पे लोग जो है आग बुझाने के लिए पहुंच सके। इस तरह की प्लानिंग को कर पाना इफेक्टिवली, ये मेरा जो तड़ोबा में जो मेरा काम था वो मोस्टली इस क्षेत्र में था जो है। लेकिन इसको करते हुए मैं तमाम जानवरों के ऊपर जो है काम करता था, तो मेरे पीएचडी का एक बड़ा चैप्टर जो है वो टाइगर्स पे भी डेडिकेटेड था। तो मैंने टाइगर्स का जो है वो खासतौर से फूड और डिस्ट्रीब्यूशन और प्रेडेशन के ऊपर, कि बाघ जो शिकार करता है वो कैसे जानवरों का शिकार करता है और उसको शिकार करने के लिए किस तरह की परिस्थिति चाहिए, मतलब किस तरह की परिस्थिति में बाघ शिकार आसानी से कर पाता है। तो इस तरह के हैबिटेट्स को ढूंढना जहां पे बाघ के लिए शिकार करना आसान है, और ऐसे कौन कौन से हैबिटेट हैं जहां पे बाघ को शिकार करने में थोड़ी सी परेशानी जाती है, मतलब मेहनत ज्यादा लगेगी उसको जो है शिकार करने में। तो ये भी एक मेरा अपने पीएचडी का कार्य था। ओके सर, आप अभी कंसल्टेंसीज भी देते हैं, आप गवर्नमेंट को भी कंसल्टेंसीज देते हैं और कॉर्पोरेट्स को भी कंसल्टेंसीज देते हैं, तो डिफरेंस क्या है दोनों में इन टर्म्स ऑफ वर्किंग? कोई डिफरेंस नहीं है, वो दोनों ही बिल्कुल समान होती है। और मैं जिस क्षेत्र में काम करता हूं तो मेरा काम ही है कि जितना अवॉइडेंस हो सके और जो अवॉइड नहीं हो सकता उसको मिटिगेट कर सके। तो डेवलपमेंट का तो अपना कोई ऐसा नहीं होता है कि गवर्नमेंट का डेवलपमेंट अलग होगा और किसी प्राइवेट प्रोपोनेंट का डेवलपमेंट अलग होगा। सड़क बननी है तो चाहे सरकार बनाए सड़क, चाहे उसको कोई प्राइवेट कंपनी बनाए सड़क, सड़क तो सड़क ही बननी है। या फिर कोई थर्मल पावर प्लांट है, या फिर कोई बांध बनना है, या कहीं पे माइनिंग होनी है, तो चाहे वो गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग माइनिंग करे या फिर कोई प्राइवेट कंपनी माइनिंग करे, उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो एक्टिविटी तो वही रहनी है। तो उसमें कोई ऐसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। और जो भी हमारे रिकमेंडेशंस होते हैं वो भी मोरलेस सेम ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार को कोई अलग रिकमेंडेशन दिए जा रहे हैं और प्राइवेट कंपनीज को कोई अलग रिकमेंडेशन दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो असेसमेंट्स होते हैं ये ज़्यादातर इनका एक अपना कानूनी दायरा भी होता है कि इनके जो हमारा पर्यावरण का संरक्षण अधिनियम है, जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, या ये नोटिफिकेशन है, या फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, या फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, तो जो भी असेसमेंट्स होते हैं तो इन्हीं कानूनी लिमिट्स के दायरे में रह के किए जाते हैं। तो रिकमेंडेशंस भी फिर उसी लाइट पे रहती हैं, तो इसमें कोई ऐसे बहुत विशेष फर्क नहीं आता है। ओके ओके, तो सर पॉडकास्ट के एंड की तरफ चलते हैं, और अगर आप अपने छोटे वर्जन को कुछ कहना चाहें तो छोटे वर्जन से आपका क्या आशय है? मतलब जब आप थिएटर में जाना चाहते थे तब की अगर बात करें, और उस वर्जन को अगर आप कुछ बताना चाहें कि यार, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कोई रिग्रेट रही होगी, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि अगर उस वर्जन को कुछ बताना चाहें कि ये जरूर करना, तो वो क्या होगा? मैं सबको यही कहता हूँ कि आप हमेशा अपने मन की सुने। आपके चारों तरफ जो है बहुत प्रेशर रहेगा। हमारे समय तो नहीं रहता था उतना प्रेशर, हमें बहुत पूरी आज़ादी थी कि हम जो करना चाहते थे वो कर लेते थे। आज के समय में शायद वो आज़ादी थोड़ी कम है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं। तो मेरी अपनी जर्नी है कि मैंने काफ़ी टाइम थिएटर में भी, अलीगढ़ में, इनफैक्ट अलीगढ़ में गया ही थिएटर के लिए था, और मैंने काफ़ी थिएटर वहाँ पे किया भी जो है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि शायद नियति को ये नहीं था कि मैं थिएटर में काम करूँ बहुत ज़्यादा। तो थिएटर से जब मैंने टर्न लिया वाइल्ड लाइफ की तरफ जो है, तो मेरे मन ने उस समय कहा कि यही मेरे लिए सबसे अच्छा है, और मैंने अपने मन की सुनी। मैंने बड़े भारी मन से थिएटर को त्यागा। मेरे जितनी मित्र मंडली है उस समय की, वो ज़्यादातर लोग थिएटर में ही एक्टिव हैं। कोई टेलीविज़न इंडस्ट्री में है, कोई फ़िल्म इंडस्ट्री में है, कोई न्यूज़ मीडिया इंडस्ट्री में काम करता है। लेकिन मैंने वो उस समय जो मुझे उचित लगा,
तो मैंने वो टर्न लिया, उसके लिए फिर मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है। तो जीवन में एक तो कभी पछतावा ना करें, जब आप आगे बढ़ जाएं तो बहुत ज्यादा पीछे पलट पलट के ना देखें कि शायद पीछे वाला रास्ता अच्छा था, अब आपने उस रास्ते को छोड़ दिया है, अब आपने आगे का रास्ता पकड़ा है, अब आप इसी रास्ते को अच्छा बनाइए, या फिर रुक के चले जाइए वापस, लेकिन बार बार उस रास्ते को मत देखिए। या तो अपना रास्ता बदल के वापस आ जाइए कि हम वापस उसी मोड़ पे जाएंगे और वहां से जो रास्ता हमने पहले सोचा था वही रास्ता लेंगे, या तो उस पर चले जाइए, नहीं तो जो रास्ता आपने अपने लिए चुना है उस पर आप आगे बढ़िए, पूरे कन्विक्शन के साथ आगे बढ़िए। जब भी आप किसी रास्ते पे पूरे कन्विक्शन के साथ में आगे बढ़ेंगे तो ये तय है कि सफलता आपको जरूर मिलेगी। सफलता मतलब, मेरी भी परिभाषा सफलता की बिल्कुल अलग है। मतलब मेरे लिए सफल होना ये नहीं है कि मैंने बहुत पैसा कमा लिया, या सफलता मतलब जो आप करना चाहते थे और जिससे आपके मन को, आपको चैन मिले, आपको अच्छा लगे जो चीज करने में, वो सफलता आपको जो है वो डेफिनेटली मिलेगी, और मुझे वो मिली है। मैं आज बहुत खुश हूं कि मैंने हिंदुस्तान का हर राज्य घूमा हुआ है। लोग विदेश जाने की बातें करते हैं, मैं कहता हूं पहले अपना देश तो घूम लो। तो मैंने, कोई देश का ऐसा राज्य नहीं है, कोई ऐसी यूनियन टेरिटरी नहीं है जहां पे मैं गया नहीं हूं, और इस बात की इसकी बात मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि मैंने अपनी पूरी कंट्री घूमी हुई है। मैं बाहर भी गया हूं, लेकिन उससे ज्यादा प्रसन्नता मुझे इस चीज की है कि मैंने अपने देश का हर राज्य घूमा हुआ है। मैंने कोई स्टेट ऐसा नहीं है जो मुझसे मिस हुआ हो। तो मेरे लिए सफलता यह है कि इतने सारे नेशनल पार्क्स घूम लिए, इतनी सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज घूम ली मैंने, जो है देख ली, अलग अलग राज्यों में जो है डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, जहां पे पहुंचना मुश्किल होता है, 2-2 दिन 3-3 दिन का रोड ट्रैवल लगता है, जैसे अरुणाचल है या मिजोरम है, तो यहाँ कुछ ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जहाँ पे 2-2 दिन का रोड ट्रैवल, सड़क नहीं रहती है, ऊबड़ खाबड़ सड़कों पे धक्के खाते हुए आप जाते हैं, लेकिन मैं वहां भी होके आ गया हूँ। तो मेरे लिए सफलता वो है। तो जब भी आप अपने मन की सुनेंगे, उस पाथ पे चलेंगे, तो आपको डेफिनेटली सक्सेस जो है, मतलब जिस फॉर्म में आप सक्सेस को देख रहे हैं उस फॉर्म में सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी। सर, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस सेक्टर में आना चाहते हैं बट प्रॉपर गाइडेंस नहीं, कैसे पहुंचना है, आप जैसा कैसे बनना है। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो उस करियर पाथ को ले चुके हैं, पर अभी आपकी बातें सुन के वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं, जैसा अपन ने डिस्कस करा पूरे पॉडकास्ट में। तो उन स्टूडेंट्स के लिए अभी क्या ऑप्शन है कि वो इस सेक्टर में कैसे शिफ्ट कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, कोई स्टूडेंट है जिसने 12th में कॉमर्स ले लिया है, अब बैचलर्स में वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई कर रहा है, तो अब उसको इस सेक्टर में आना है, तो वो कैसे आएगा? देखिए, थैंकफुली जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत बहुत सारे इस तरह के एवेन्यूज आज उपलब्ध हैं, जहाँ पे आप उस लेवल पे, क्योंकि वो एक लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल होता है कि बच्चा 12वीं करता है, 10वीं करता है, तो उस समय तो बहुत ज़्यादा समझ भी नहीं रहती है, पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा समझ नहीं रहती है, वो बच्चे को बोल देते हैं साइंस ले ले या ये ले ले। बच्चा ग्रेजुएशन करता है, जब बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता है, इनफैक्ट सही मायनों में बच्चा उसी समय जो है ना परिपक्व होता है, उसको एक मेच्योरिटी आती है, जब वो कुछ समझ पाता है कि मुझे करना क्या है, तो उस समय बच्चे के पास में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी रहनी चाहिए। तो ऐसे में, जैसे यही हमारा इंस्टीट्यूट है, भारतीय वन प्रबंध संस्थान, एक ऐसी यूनिक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप किसी भी डिसिप्लिन से हो, लेकिन अगर आपको एनवायरनमेंट और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट की तरफ अगर आपको आना है, तो हमारे रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं। आपको बस एक छोटी सी परीक्षा देनी है, कैट की या जैट की या सीमैट की, जो कि किसी भी ग्रेजुएट के लिए ओपन है, और आप अपने जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं। हम ये नहीं देखते कि ये बच्चा साइंस बैकग्राउंड का है तभी हम इसको अपने प्रोग्राम में लेंगे। इनफैक्ट हमारे प्रोग्राम्स में बच्चे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी आते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से भी आते हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से भी आते हैं, लाइफ साइंसेस से भी आते हैं। कुछ बच्चे तो पूरा अपना डेंटिस्ट्री का कोर्स करके, कि बीडीएस करके, उन्होंने 5-6 साल का बीडीएस करके दांतों के डॉक्टर बनने के बाद में उनको रियलाइज हुआ कि ये जीवन उनके लिए उपयुक्त नहीं है, और वो आईएफएम में आके जो है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट की पढ़ाई जो है फॉरेस्ट मैनेजमेंट के फॉर्म में, या सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट के फॉर्म में, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या जो डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल फाइनेंस के हमने जो नए प्रोग्राम्स चालू किए हैं, उन एरियाज में आ सकते हैं। तो ऐसे और भी कई संस्थान हैं जहाँ पे इस तरह के कोर्सेज ऑफर होते हैं, और बच्चों को बस यही देखना है कि थोड़ा ढूंढें इस तरह के संस्थानों को, और उनमें जाने के क्या रास्ते हैं ज़रा उनको पता करें। ज़्यादातर संस्थान एडवर्टाइज करते हैं अपने प्रोग्राम्स के बारे में, तो एजुकेशन पोर्टल्स हैं उन पर पड़े रहते हैं, तो वहाँ से उनको रास्ता बिल्कुल साफ है, वो बड़े आराम से आ सकते हैं।
और अपने लाइफ में जो जिनका जो जिसमें मैं कहता हूँ ना मच नीडेड यू टर्न इन योर लाइफ, सबको अपने जीवन में एक बार जो है वो यू टर्न की आवश्यकता पड़ती है। तो आईएफएम जैसी संस्थाएं जो हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो आपको एक वो यू टर्न की अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो सर मैंने भी वो यू टर्न ही लिया था। मैंने आपसे ही पढ़ा हुआ है और मेरा बैकग्राउंड भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन था। उसके बाद फिर मैं आईआईएफएम में आया और फिर इस सेक्टर के बारे में और जाना, और अभी भी जान ही रहा हूँ। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन सर यही है, लास्ट क्वेश्चन नहीं, लास्ट कमेंट आपकी तरफ से चाहूंगा कि आज बहुत ज़्यादा वातावरण खराब हो रहा है, एनवायरनमेंट डिटोरिएशन हो रहा है, तो उस चीज़ से अपन कैसे अभी लड़ सकते हैं? लड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम उतने अच्छे तरीके से लड़ पा रहे हैं अभी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हो रही हैं और बाय टाइम मुझे ऐसा लगता है कि शायद और खराब हो अगर हम अभी एक्ट नहीं करते हैं। तो आपका उस चीज़ पर क्या टेक है, और हमारी ऑडियंस के लिए भी आप क्या उनको एडवाइस देना चाहेंगे कि वो अपने घर पे ऐसी एक्टिविटीज करें, या फिर बाहर भी कभी जा रहे हैं तो इन चीज़ों का, किन चीज़ों का ध्यान रखें बेसिकली, ताकि उनको भी एक आइडिया मिल पाए कि क्या बेसिकली अभी करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि पर्यावरण चूंकि किसी की जागीर नहीं है, इसीलिए इसके बारे में कोई चिंता नहीं करता। हमको लगता है बतौर नागरिक के कि पर्यावरण को साफ रखना, स्वच्छ रखना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की भी जिम्मेदारी है, सरकार भी अपना काम करेगी, लेकिन जब तक हम इसको एक मास मूवमेंट की तरह नहीं लेंगे कि ये हमारी एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर आप हमारे संविधान को भी देखेंगे तो उसमें जो आर्टिकल 48 है, 51G है, जिसमें कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करी गई है, फिर एक फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करी गई है 51G में, और उसमें बोला गया है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, लेक्स, रिजर्वॉयर्स, वाइल्ड लाइफ, हैव कंपैशन फॉर ऑल लाइफ फॉर्म्स। तो ये हमारा जो है फंडामेंटल दायित्व बनता है, और जब तक इंडिविजुअल्स इस दायित्व को नहीं समझेंगे तब तक इस दिशा में बहुत ज्यादा जो है प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी। अगर हम यही बोलें कि सरकार ही इस काम को करेगी या इंडस्ट्रीज ही इस काम को करेंगे, वो भी अपना काम करेंगे, वो नहीं करेंगे तो उसको, उनके लिए भी तमाम रास्ते बने हुए हैं, न्यायिक रास्ते हैं, दुनिया भर के रास्ते हैं जिससे आप जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारी ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं जो अपनी बात को समअप करूंगा कि एक बहुत बढ़िया मिशन जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्लासगो में रखा था कॉप 26 की मीटिंग में, जिसे हम मिशन लाइफ के नाम से जानते हैं। मिशन लाइफ जो है, जिसको हम लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट कहते हैं, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम सब एक तो पर्यावरण के साथ में जुड़ सकते हैं और पर्यावरण के लिए अपने दैनिक जीवन में अपना योगदान दे सकते हैं। तो उसमें 6-7 ऐसे इलाके, मतलब एरियाज हैं, थीम्स हैं जिनको कि इन्होंने आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है। तो उसमें एक है सेव वाटर, कि हम पानी के प्रति किस प्रकार से सजग रहे हैं, पानी को कैसे बचाएं, पानी की जो है हम वो बर्बादी ना करें हम जो है। दूसरा है सेव एनर्जी, जो हम बिजली का प्रयोग करते हैं उसको हम बड़ी समझदारी से करें। हम ये समझें कि बिजली कहाँ से आती है, कि जो भी कोयले से बनने वाली बिजली है, कहीं कोयले की माइनिंग होती है, माइनिंग होने के बाद में वो कोयला किसी थर्मल पावर प्लांट में आता है, फिर धुआं निकलता है, प्रदूषण होता है, तब बिजली बनती है। तो इस चीज को हम एज ए नागरिक समझें। उसके बाद में जो वेस्ट हम प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे घर से जो डेली वेस्ट निकल के आता है, उसको हम कैसे कम से कम करें उस वेस्ट को जो है। तो हर व्यक्ति अपने घर में देखे कि कहाँ से कितना कचरा रोज निकल रहा है और उस कचरे की मात्रा को कैसे कम किया जाए। ये तीसरा क्षेत्र है देखने के लिए। चौथा जो है वो ई वेस्ट को लेके है, जिसको हम कुछ समय तक तो वेस्ट ही नहीं मानते थे, लेकिन आज हम इस समस्या से जूझ रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, मोबाइल फोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, और भी अलग अलग तरह के जो टेलीविजन हैं और इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं, जिनको हम जिस तेजी से बदलते हैं, फिर हमें ये नहीं पता चलता कि हमारे पुराने फोन का क्या हुआ। वो कहीं ना कहीं जाके या तो किसी लैंडफिल में पहुंच जाएगा अगर उसकी रिसाइकलिंग
नहीं होती है ठीक से। तीसरा है सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, कि अगर लाइफस्टाइल आपने सस्टेनेबल अपना बना लिया तो बहुत सारी समस्या जो है वो वहीं सॉल्व हो जाती है। कि जैसे उगते सूरज के साथ में उठना, थोड़ी एक्सरसाइज करना, नेचर ट्रैक्स पे जाना, नेचर से जुड़ना। जैसे ही आप इस तरफ अपना झुकाव बढ़ाते हैं, ऑटोमेटिकली जो है ह्यूमन माइंड जो है वो लेस डिस्ट्रक्टिव होता चला जाता है, क्योंकि आप नेचर को अप्रिशिएट करना चालू कर देते हैं। जब आप नेचर में देखते हैं कि किस तरह से चीजें चल रही हैं, आप कभी भी जंगल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो जंगल का विधान है जो, वो बड़ा ही बैलेंस्ड रहता है। वाइल्ड लाइफ जो है वो हमेशा अपने प्रेजेंट में जीती है, हम लोग अपने प्रेजेंट में नहीं जीते हैं। हम हमेशा फ्यूचर के बारे में लगे रहते हैं, एक मकान बना लें, दूसरा और बना लें, तीसरा और बना लें। दूसरा है को एग्जिस्टेंस, नॉट डोमिनेशन। अब आप देखिए, एक ही जंगल में शेर भी रहता है, हिरण भी रहता है। शेर हिरण को खाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि जंगल से हिरण डर के मारे जंगल छोड़ के चला जाए। हिरण फिर भी उसी जंगल में रहता है, क्योंकि उसको मालूम है कि शेर हर रोज आके उसको नहीं मारेगा। शेर तभी मारेगा जब उसको भूख लगेगी, तो जंगल छोड़ के नहीं चला जाता। तो एक जो को एग्जिस्टेंस की भावना है कि हम डोमिनेट ना करें लोगों को, को एग्जिस्ट करें लोगों के साथ में जो है, तो उसके बारे में सोचने की जरूरत है। तो ये मिशन लाइफ है, ये अपने आप में एक बहुत ही ताकतवर, मैं इसको मंत्र बोलूंगा कि अगर इसके बारे में हम सब लोग थोड़ा जाने और मिशन लाइफ में जो बातें कही गई हैं उनको अपने डेली जीवन में अगर हम प्रैक्टिस करना चालू कर देंगे, तो एज एन इंडिविजुअल, एज एन सिटीजन, जो हमारा योगदान है पर्यावरण के प्रति, वो चालू हो जाएगा। तो क्लाइमेट चेंज से लड़ने की जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ सरकारों की नहीं है। क्लाइमेट चेंज से लड़ने की, जो जलवायु परिवर्तन जिसे हम कहते हैं, उससे लड़ने की जिम्मेदारी है जो है हर इंडिविजुअल की है। तो यही मेरा मैसेज रहेगा जो है, जो आज की जो जनरेशन है या जो आज के लोग हैं, कि पर्यावरण से थोड़ा जुड़ना चालू हुई। जब तक आप जुड़ेंगे नहीं तब तक आप उसको समझ नहीं पाएंगे, उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे कि पर्यावरण हमारे सर्वाइवल के लिए कितना जरूरी है। भाई, ऑक्सीजन, पानी, भोजन, ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो आदमी नहीं उत्पन्न कर पाता है। ये तीनों चीजें आपको नेचर से मिलती हैं और फ्री में मिलती हैं। पेड़ आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं, नदियां आपको जल दे रही हैं, और जमीन आपको भोजन दे रही है। आपको ये आपके बस की बात नहीं है कि आप कहीं और भोजन अपना हवा में उत्पन्न कर लें। आपको जमीन लगेगी, आपको पानी लगेगा, आपको जो है, तो ये सब नेचुरल चीजें हैं। इनको हमको थोड़ा सा अप्रिशिएट करना अगर चालू कर देंगे तो जीवन थोड़ा सा सुगम और थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मुझे भी नई चीज़ें सीखने को मिली। तो इसको यहीं अपन एंड करते हैं फिर। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।